नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों 20 अक्टूबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जिसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तमिलनाडु माइलापुर ये अपीलेंट है और एक रिस्पोंडेंट है वर्सेस रिस्पोंडेंट। तो यहाँ पर जो अपीलेंट ने डिविजनल बेंच के ऑर्डर को चैलेंज किया था, जिसमें डिविजनल बेंच ने सिंगल जज के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया था और यहाँ जो रिस्पोंडेंट ने एक रिट पिटीशन थी वो फाइल की थी जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी एक कांस्टेबल की पोस्ट पे। लेकिन जब कैरेक्टर वेरिफिकेशन हुआ तो पाया गया कि एक क्रिमिनल केस था उनके ऊपर, जो लेकिन उससे वो एक्विटल हो चुका था, उनका वो बरी हो चुके थे। लेकिन ये जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उन्होंने जब इसकी जांच की तो पाया कि जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है वो सप्रेस की थी और इसलिए वो उनको डिसएंटाइटल किया गया, मींस उनको अपॉइंटमेंट थी वो नहीं दी गई। उससे एग्रीवेट होकर रिट पिटीशन डाली गई थी सिंगल जज की कोर्ट में, ऑनरेबल सिंगल जज जो हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने जो है वो रिट पिटीशन को खारिज कर दिया था, लेकिन डिविजनल बेंच ने इस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया था। अब उससे एग्रीवेट होकर अपीलेंट ने जो कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी उन्होंने यहाँ पर अपील है वो फाइल की थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं, क्या रिलीफ मिला कि नहीं मिला, तो इसके ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। तो ये जजमेंट थी जिसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, उन्होंने ये अपील फाइल की थी। जो फाइनल जजमेंट एंड ऑर्डर था 24 अप्रैल 2009 का, जिसमें डिविजनल बेंच हाई कोर्ट ने रिट अपील को अलाउ कर दिया था जो कि रिस्पोंडेंट ने फाइल की थी। मींस रिस्पोंडेंट की रिट पिटीशन थी वो खारिज कर दी थी, उसके ऑर्डर के अगेंस्ट में यहाँ पर रिस्पोंडेंट ने डिविजनल बेंच में रिट अपील है वो फाइल की थी। तो उसमें रिट अपील में सिंगल जज के जो ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया था और जिसमें सिंगल जज ने डिसमिस कर दी थी रिट पिटीशन को। और शॉर्ट जज में ये बताया गया कि डिविजनल बेंच ने रिवर्स कर दी थी ऑर्डर जो थी डिसमिसिंग करने की रिट पिटीशन की, उसको सेट असाइड कर दिया था डिविजनल बेंच ने और रिट पिटीशन अल्टीमेटली अलाउड हो गई। अब रिस्पोंडेंट ने ग्रेड 2 कांस्टेबल की पोस्ट पे सिलेक्शन हो गई थी, वो क्वालिफाइड हो गए थे रिटन टेस्ट पे। लेकिन सिलेक्शन के दौरान एंटीसीडेंट्स जो है वो इंक्वायर किए गए और पाया कि जो वेरिफिकेशन था करेक्टर का और अदर एंटीसीडेंट्स को देखा गया तो डिस्क्रीट इंक्वायरी पे पाया गया कि जो रिस्पोंडेंट एक क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व थे, क्रिमिनल केस नंबर 100 था जिसमें 341, 323, 324 और 506 की धारा इंडियन पीनल कोड में लगी थी और रिस्पोंडेंट को एक थर्ड अक्यूज्ड बनाया गया था। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने 19 फरवरी 2001 में जो उनके एक्विटल हो गया था उनसे, लेकिन ये फैक्ट्स थे वो डिस्क्लोज नहीं किए थे। रिस्पोंडेंट ने जब अपना जो सिलेक्शन के बाद जो फॉर्म भरने को कहा गया था उसमें जो ये फैक्ट्स डिस्क्लोज नहीं किए थे। तो अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी, कोर्ट ने कहा कि हम इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाते कि उनको ऑनरेबल एक्विटल किया गया कि या फिर बेनिफिट ऑफ डाउट पे दिया गया। तो ये अपील का जो है वो मुद्दा नहीं है, लेकिन इस चीज को देखना है कि इस बात को देखना है कि क्या रिस्पोंडेंट जो है वो गिल्टी है मटेरियल सप्रेशन ऑफ द फैक्ट्स के सब मींस जो मटेरियल फैक्ट्स है क्या उन्होंने सप्रेस किए हैं जब उनकी एक इन्वॉल्वमेंट थी क्रिमिनल केस में जिसकी वजह से उनको डिसएंटाइटल किया गया एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो अथॉरिटीज ने एक अपना ऑर्डर दिया था 9 नवंबर 2004 में और उन्होंने पाया था कि रिस्पोंडेंट जो है जो वो एंटाइटल नहीं है अपॉइंटमेंट के लिए क्योंकि उन्होंने मटेरियल फैक्ट्स को जो छुपाया है, तो इसलिए वो गिल्टी हैं। और क्रिमिनल केस में जब इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, जब उन्होंने कॉलम 15 जो है वो अटेस्टेशन फॉर्म का भरा तो ये फैक्ट है वो डिस्क्लोज नहीं किया था, मींस छुपाया था। और जो उस ऑर्डर को रिस्पोंडेंट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया तो हाई कोर्ट ने भी रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया। लेकिन रिट अपील में जो सिंगल जज के जो ऑर्डर है उसको सेट असाइड कर दिया।
रिट अपील जो है वो अलाउ हो गई थी। ये रीजनिंग दी थी कोर्ट ने कि रिस्पोंडेंट जो है वो ऑलरेडी क्रिमिनल केस से एक्विटल हो चुका है उनका, और जब वेरिफिकेशन से पहले, जब वेरिफिकेशन फॉर्म भरना था उससे पहले ही उनका एक्विटल हो गया था, तो इसलिए जो इन्वॉल्वमेंट, जो क्रिमिनल केस में उनकी जो इन्वॉल्वमेंट थी उसकी कोई रेलिवेंस नहीं बनती है। और इस तरह के जो मटेरियल इंफॉर्मेशन को सप्रेस करना एक विलफुल और इंटेंशनल नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से उनको डिप्राइव किया जाए सर्विस के लिए, जबकि उनकी सिलेक्शन हो चुकी है। अब तमिलनाडु पुलिस स्पेशल पुलिस सबॉर्डिनेट सर्विस रूल्स 1978 भी जो है वो बताते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है स्टेट पुलिस सर्विस का। तो उसमें बताया गया कि कोई भी पर्सन जो है वो एलिजिबल नहीं है अपॉइंटमेंट के लिए बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जब तक उनके जो करेक्टर और एंटीसीडेंट्स हैं वो क्वालिफाई नहीं कर जाते इस सर्विस के लिए। तो जो पैरा था, रूल था 14B था, उसको रिप्रोड्यूस किया, और उसमें जो सेकंड पार्ट है वो ये बताता है कि ये करेक्टर एंटीसीडेंट्स जो है वो क्वालिफाई होने चाहिए, तभी उन्हें सर्विस मिलेगी। तो ये अब इसलिए जो रिस्पोंडेंट को इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना चाहिए था जब उन्होंने वेरिफिकेशन रोल का जो फॉर्म था वो फिल किया था। और जब कॉलम नंबर 15 में ये साफ पूछा हुआ था क्वेश्चन, ये लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर रिप्रोड्यूस की, उसमें एक क्वेश्चन ये था कॉलम नंबर 15 का कि क्या कभी आप किसी क्रिमिनल केस पे जो हैव यू एवर बीन कंसर्न्ड इन एनी क्रिमिनल केस एज ए डिफेंडेंट के तौर पे कभी आप जो है प्रस्तुत हुए हो। तो फिर इसमें इस कॉलम को अनइक्वेबल जो टर्म्स है उसमें वो इंक्वायर करता है कैंडिडेट से कि उनकी किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्वमेंट हुई है जब पिछले समय या फिर प्रेजेंट टाइम में, और अनअफेक्टेड बाय स्टेटस एंड रिजल्ट। तो रिस्पोंडेंट को जब ये वेरिफिकेशन जो रोल था, तो उन्होंने जब फॉर्म वेरिफिकेशन रोल को भरा और उस क्वेरी जो थी उस कॉलम में उन्होंने ये नो करके भरा था, तो ये मतलब ये हुआ कि ये क्लियरली स्टेट करता है कि वो किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व नहीं थे। तो एडमिटेड फैक्ट्स में रिस्पोंडेंट जो है वो क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व थे, लेकिन वो उनसे एक्विटल हो गए थे। तो ये नहीं कहा जा सकता कि रिस्पोंडेंट जो है वो कंसर्न नहीं थे किसी भी क्रिमिनल केस से। तो ये उनको डिस्क्लोज करना चाहिए था, करेक्ट पोजीशन बतानी चाहिए थी क्योंकि वो क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व थे लेकिन एक्विटल हो गया था। तो लेकिन यहाँ पर रिस्पोंडेंट ने पूरी इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के बजाय सिंपली उन्होंने नो बोल दिया कि वो कभी किसी के क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व नहीं हुए थे। तो आंसर था रिस्पोंडेंट का जो क्वेश्चन पोस्ट किया गया था कॉलम 15 में, तो वो अनडाउटली ये कन्वे करता है कि उन्होंने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन को सप्रेस किया, मीन्स छुपाया है। और तो रिस्पोंडेंट को सर्टेनली नहीं डिस्क्लोज करनी चाहिए थी करेक्ट, मतलब ये कि रिस्पोंडेंट करेक्ट इन्फॉर्मेशन को। लेकिन जो ऑनरेबल एक्विटल है, जो एक्विटल बाय गिविंग द बेनिफिट और डाउट जो है, वो कोर्ट ने कहा वो हमारे लिए अभी मटेरियल नहीं है। हमारे लिए सिर्फ ये रिलेवेंट था, मटेरियल था कि कंप्लीट डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन दी थी क्या जब उनकी इन्वॉल्वमेंट एक क्रिमिनल केस में थी, क्या उन्होंने उसको छुपाया था। अवतार सिंह केस में जो 3 बेंच की जो जजमेंट थी उसमें ये बताया था, लीगल पोजीशन ये था कि इन्फॉर्मेशन जो भी कैंडिडेट देगा एम्प्लॉयर को, तो वो कि अबाउट हिज कन्विक्शन, एक्विटल या अरेस्ट या फिर कोई केस पेंडिंग होगा, तो चाहे वो बिफोर हो चाहे सर्विस के बाद में हो, लेकिन वो ट्रू होना चाहिए और किसी प्रकार का सप्रेशन ऑफ द फॉल्स मेंशन ऑफ द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। अगर कन्विक्शन है या एक्विटल हुआ है और हो चुका है, तो वो जब एप्लीकेशन फॉर्म या वेरिफिकेशन फॉर्म भरने से पहले ही कन्विक्शन एक्विटल हो चुका है, तब एम्प्लॉयर जो है सारे रेलेवेंट फैक्ट्स को देखेगा, एंटीसीडेंट्स को देखेगा, तब इसके बाद ही एप्रोप्रिएट डिसीजन लेगा क्या एम्प्लॉय की को सर्विस में रखने की जरूरत है। और अगर एक किसी एम्प्लॉय ने ट्रूथफुल डिक्लेरेशन दिया है कि क्रिमिनल केस कंक्लूड हो गया, तब भी एम्प्लॉयर का राइट बनेगा कि वो एंटीसीडेंट्स को कंसिडर करे और उनको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो अपॉइंट करें कैंडिडेट को। तो यहाँ पर साफ बताया कि कैंडिडेट्स जो फर्स्ट इंस्टेंस में तो वो ऑब्लाइज थे कि वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें अबाउट हिज कन्विक्शन, एक्विटल या अरेस्ट पे। तो यहाँ पर कोई सप्रेशन और मेंशन ऑफ द जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को सप्रेस नहीं किया जाना चाहिए। अगर ट्रूथफुल डिक्लेरेशन दे भी देते थे तब भी वो इंटाइटल नहीं है अपॉइंटमेंट को, क्योंकि अपॉइंटमेंट जो है मैटर ऑफ राइट नहीं है। तो इस केस में रिस्पोंडेंट जो है एलिजिबल जरूर थे अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन उन्होंने जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि उनकी इन्वॉल्वमेंट हुई थी क्रिमिनल केस में, और
बेशक वो एक्विटल हो गया था जब भी उन्होंने जब वेरिफिकेशन फॉर्म भरने से पहले एक्विटल हो गया था, लेकिन वो इस गिल्ट से बच नहीं सकते कि उन्होंने मटेरियल इन्फॉर्मेशन को सप्रेस किया था, जो कि इन्फॉर्मेशन उनको देनी चाहिए थी कॉलम नंबर 15 वेरिफिकेशन रूल में। इसको देखते हुए कैंडिडेट रिस्पोंडेंट जो है वो कैंडिडेट थे डिसिप्लिन फोर्स के, तो इस तरह की नॉन डिस्क्लोजर देना इन्फॉर्मेशन का कि इन्वॉल्वमेंट थी क्रिमिनल केस में और फिर उसके बाद वो बरी हो गए, तो ये एक सीरियस डाउट बनता है उनके कैरेक्टर और एंटीसीडेंट्स पे, जो सफिशिएंट है कि उनको डिसइंटेंडर किया जाए अपॉइंट फॉर द एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो इस सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए डिविजनल बेंच ने का जो ऑर्डर था रिट अपील का, वो कहा कि वो सस्टेनेबल नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ, तो वो सस्टेनेबल नहीं है लॉ, तो इसलिए उसको सेट असाइड किया जाता है और हाई कोर्ट के ऑर्डर को रिस्टोर किया जाता है। तो इसलिए अपील अलाउ कर दी थी और जो रिट पिटीशन फाइल की गई थी रिस्पोंडेंट द्वारा, उसको जो है वो खारिज कर दिया था, इसलिए इसमें कोई ऑर्डर और कॉस्ट नहीं थी। तो ये थी जजमेंट जो कि 20 अक्टूबर 2023 को आई थी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।